है ना। इस लाइन में एक पार्टिकल है, मैं स्ट्रेट अवे ना, मैं सीधा सीधा ना पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कि इस लाइन पे ऐसे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे जाके एक मैक्सिमम पॉइंट तक है ना, पोजीशन तक जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। फिर यहाँ से पीछे भी आता है, तो यहाँ से पीछे आता है। पीछे जब आता है तो ये पॉइंट से फिर पार कर जाता है। जब पार कर जाता है फिर टुवर्ड्स लेफ्ट ट्रैवल करता है, फिर एक मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचता है। समझ में आया, ठीक है ना। फिर वापस आता है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से वो पार्टिकल जो है ना, मतलब एक डायरेक्शन में एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है ना, फिर वापस आ रहा है, फिर उसी पॉइंट से पास कर रहा है, फिर उसके लेफ्ट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में फिर से एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है उसका, है ना, फिर से और एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, मतलब सेम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। राइट साइड में जितना डिस्प्लेसमेंट आता है, लेफ्ट साइड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट आता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इसको तो बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो बेसिकली मैक्सिमम केसेस हमारे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली है ना, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है, ठीक है ना, कि अगर मान लो ये जो पॉइंट है ना, जिससे कि पार्टिकल एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, तक जाता है एक डायरेक्शन में, फिर उल्टा के फिर उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है ना, तो वो पॉइंट, मतलब वो पॉइंट से पास करके, है ना, तो वो पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ, दैट इज, है ना, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो इसका एक फिक्स टाइम पीरियड भी होता है, मतलब है ना, मीन पोजीशन से राइट गया मैक्सिमम, फिर वापस आ रहा है मीन पोजीशन तक, फिर मीन पोजीशन से लेफ्ट गया मैक्सिमम, सेम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फिर है ना वापस आ रहा है मीन पोजीशन तक, ठीक है ना। तो है ना, एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होता है, उसका जो टाइम पीरियड है, हर ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड जो है वो सेम है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, है ना, विद अ फिक्स टाइम पीरियड, है ना। ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, with a fixed time period, है ना। एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन जो ये है अबाउट अ मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल जो है ना, मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एक पार्टिकल का अगर मान लो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नहीं तो मीन पोजीशन को वापस कैसे आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे चला गया, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, अब जा रहा है इस तरफ, इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है। तो डेफिनेटली ये जब, है ना, ये अगर है ना, मतलब जब v वेलोसिटी इसका है, थोड़ा मीन पोजीशन से आगे चला गया, तो डेफिनेटली वापस कैसे आएगा, उसमें रिटार्डेशन आएगा तब जाके वापस आएगा ना, क्योंकि उसमें रिटार्डेशन आएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब वही रिटार्डेशन की वजह से, है ना, वही रिटार्डेशन की वजह से, समझ में आ रहा है, वही रिटार्डेशन की वजह से उसको वापस भी आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। तो इस
समझ में आ रहा है ना? तो वही रिटार्डेशन की वजह से उसको वापस भी आना चाहिए। जब वापस आ रहा है, ठीक है ना, तो है ना इस डायरेक्शन में ना टुवर्ड्स मीन पोजीशन तो एक फोर्स लगता ही है ना। फिर जब मीन पोजीशन को क्रॉस करके वो आगे जा रहा है, when it is crossing the mean position and moving ahead, मीन पोजीशन को जब फिर वो क्रॉस करके आगे जा रहा है, मान लो यहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी v डैश है, ठीक है ना, तब भी उसके ऊपर और एक रिटार्डेशन फोर्स आना चाहिए, अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नहीं तो अगर उसके ऊपर एक रिटार्डेशन नहीं आएगा तो ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज कैसे करेगा? ये डिक्रीज करेगा तब जाके ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में उसका वेलोसिटी जीरो होगा। दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और वही रिटार्डेशन की वजह से, सेम रिटार्डेशन की वजह से उसको वापस आना चाहिए। तो इसका मतलब है जैसे ही है ना पार्टिकल मीन पोजीशन पार करता है, उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स आता है, रिटार्डेशन आता है मतलब एक रिटार्डिंग फोर्स आता है ना, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझ में आया? उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। तो बेसिकली है ना, जैसे क्योंकि वो बार बार उसका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन को वो बार बार वापस आ रहा है, वहां से दूर जा रहा है, फिर से वापस आ रहा है। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी ये है कि जब वो मीन पोजीशन क्रॉस कर गया है ना, डेफिनेटली जब मीन पोजीशन को वो क्रॉस कर जाता है, तब उसके ऊपर एक फोर्स आता है ना, एक डेफिनेटली एक रिटार्डिंग फोर्स आता है ना, तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है ना। जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस कर जाता है, जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर डेफिनेटली एक ना रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है ना। तो मान लो इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे उसका वेलोसिटी v डैश है। अब वो जो रिटार्डिंग फोर्स है ना, वो अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा, है ना। वो जो रिटार्डिंग फोर्स है ना, वो लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन f, है ना। दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? ठीक है। तो फॉर ए पार्टिकल टू परफॉर्म ऑसिलेशन, है ना, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन, है ना, फॉर ए पार्टिकल टू परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर ना इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, a restoring force, है ना, has to act on the particle towards the mean position। समझ में आ रहा है बच्चों? कैन यू मूव टू नेक्स्ट पेज? यस सर। ये लिख लिया? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है ये है कि मैं बोल रहा हूं ना कि फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म, फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म SHM along a straight line, along a straight line, a restoring force, है ना, has to act on the particle towards mean position, है ना। तो बेसिकली जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, बेसिकली जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर हम ये देखें कि है ना, ये पॉइंट है, अब ये जो डिस्प्लो है ना, अब इसमें ठीक है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है पार्टिकल के ऊपर F, है ना, that is actually proportional to displacement of the particle from mean position। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है पार्टिकल के ऊपर, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल, है ना, is proportional to the displacement of the particle from the mean position, है ना। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है on the particle is proportional to displacement of the particle from mean position। The restoring force on the particle is proportional to the displacement of the particle from mean position। ठीक है ना बच्चों? तो इज दैट क्लियर? है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट है ना, तो जब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, F basically is proportional to X, है ना। मतलब अगर मीन पोजीशन से, है ना, मान लो ये x इक्वल टू a है, अगर ये SHM जहां पे हो रहा है वो लाइन को हम अगर x एक्सिस ले लें, है ना, और मीन पोजीशन को ओरिजिन ले लें, ठीक है ना, तो मैक्सिमम पे क्या होता है कि x इक्वल टू a होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर यहाँ पे होगा x इक्वल टू a, है ना, और यहाँ पे मान लो x इक्वल टू माइनस a, वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ए क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से कोई मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है, लेकिन है ना उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है मीन पोजीशन से जितना गया है डिस्प्लेसमेंट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है उस डिस्प्लेसमेंट को, ना। द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ऑल्सो इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना, वेयर के इज ए कांस्टेंट। पार्टिकल के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स ना हमेशा मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको प्रोपोर्शनल होता है। कहीं पे भी रिस्टोरिंग फोर्स लगा लो, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन x, ठीक है ना। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ। तो फिर ना इसमें क्या होता है, अगेन हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, है ना,
whatever force we get here, F is equal to minus kx. नेट फोर्स क्या होता है? हमेशा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है. implies net force equal to mass into acceleration, which is equal to minus kx. तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस k बाय m इंटू एक्स. तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विल बी माइनस k बाय m इंटू एक्स. समझ में आया ना? तो अगर एक्सेलरेशन हो गया माइनस k बाय m इंटू एक्स, इंप्लाइज एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए फिर? तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? तो इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? वेर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, है ना? एंड ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. ओमेगा क्या है? ओमेगा इज अंडर रूट k बाय m, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. समझ में आया बच्चों? ठीक है. ये जो नेट फोर्स है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन. अब मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट रिस्ट्रेनिंग फोर्स. तो वहां से एक्सीलरेशन आ गया, है ना? तो यहाँ पे माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है k बाय m, है ना, उसका जो अंडर रूट है k बाय m को हमने ले लिया, है ना, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अंडर रूट k बाय m हो गया, ठीक है ना? अंडर रूट k बाय m हो गया. क्या हो गया? अंडर रूट k बाय m वो हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी. उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, ठीक है ना? एक्चुअली बच्चों, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस सर. Yes, sir. तो ये जो k बाय m है ना बच्चों, तो बेसिकली ये जो k बाय m है, k का यूनिट क्या है? k का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, और मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है ना? तो उसका यूनिट पूरा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर किलोग्राम मीटर, ठीक है ना? तो न्यूटन पर किलोग्राम मीटर को, ठीक है ना, मैं ऐसे भी मान सकता हूं, मतलब दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर. न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय किलोग्राम मीटर. सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय सेकंड स्क्वायर. इसको मैं 1 बाय सेकंड स्क्वायर मान सकता हूं कि नहीं? k बाय m का जो यूनिट है ना? तो 1 बाय सेकंड स्क्वायर. अब रेडियन जो है, रेडियन तो डायमेंशनलेस है, तो 1 बाय सेकंड स्क्वायर को मैं ये भी मान सकता हूं कि रेडियन, है ना, पर सेकंड होल स्क्वायर. समझ में आया? रेडियन पर सेकंड होल स्क्वायर ऐसे भी मान सकते हैं इसको, 1 बाय सेकंड स्क्वायर को, है ना, एंगल, क्योंकि रेडियन बेसिकली इज डायमेंशनलेस. एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ना तो मास का डायमेंशन है, ना तो लेंथ का है, ना तो टाइम का है, ना तो करंट का है, ना तो टेम्परेचर का है. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो उसको हम क्या मान सकते हैं? दैट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, k बाय m का जो यूनिट है. अब ये रेडियन पर सेकंड आ गया ना, तो रेडियन पर सेकंड क्या होता है? ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका यूनिट होता है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना? तो k बाय m का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर आ रहा है. तो इसीलिए हम k बाय m जो कांस्टेंट है ना, सो k बाय m इज अ कांस्टेंट, है ना? एंड ठीक है ना, इट हैज डायमेंशन, है ना, which is square of dimension of angular frequency, square of dimension of angular frequency. समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए k बाय m को हम ओमेगा स्क्वायर ले जाते हैं.
सो k by m इज कंसिडर टू बी और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। अभी तक हम लोगों ने अभी तक जितने भी कांस्टेंट पढ़े हैं, कहीं पर भी कांस्टेंट लेना पड़ा, तो कोई भी चीज को जब कांस्टेंट मानते हैं वो एक ही कांस्टेंट मानते हैं ना, लीनियर क्वांटिटी। किसी को हमने स्क्वायर ऑफ ए कांस्टेंट तो नहीं माना है ना, लेकिन ये पहली बार आ रहा है ना कि k by m को एक कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन हम और एक कांस्टेंट का स्क्वायर लेते हैं उसको, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसका जो डायमेंशन है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन का स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको ऐसे मानते हैं, है ना, कि k by m जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। समझ में आया? Yes, sir. इज दैट क्लियर? है ना। तो अभी तक हमने सीखा क्या यहाँ पे कि एसएचएम क्या है ना। एसएचएम टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन है स्ट्रेट लाइन पे, है ना। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक है ना एसएचएम का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है ना। और एसएचएम होने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो किसको प्रोपोर्शनल है? वो पार्टिकल का मीन पोर्शन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्रोपोर्शनल है ना। तो फिर है ना, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन से आता है हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन से आता है हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो है ना a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? बढ़िया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। ये याद रखना, ये हमारा इक्वेशन एसएचएम आता है, ठीक है ना। इसको है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमें पता है कि v जो है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। वेलोसिटी जो है दैट इज dx बाई dt, है ना। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? dv बाई dt, और उसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ दैट इज d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। d बाई dt ऑफ वेलोसिटी मतलब d बाई dt ऑफ Yes, वेलोसिटी, sir. खुद dx बाई dt है, हाँ। तो फिर d बाई dt ऑफ dx बाई dt क्या हो गया? d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, है ना। सो इम्प्लाइज, इसका मतलब है ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज आल्सो रिटन एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है ना? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों? Yes, yes. है ना। तो इससे हमें मिला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमने डिराइव किया है, जो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन डिराइव किया है, मतलब डिराइव तो नहीं किया है, डेफिनेशन से आया है वो, है ना। जो है ना एसएचएम के डेफिनेशन से, इक्वेशन के डेफिनेशन से हमें मिल रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। वो कहाँ से आ रहा है? बेसिकली ओमेगा, बेसिकली हमको क्या मिला? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हमेशा होता है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड है
है ना। तो हम जो टाइम पीरियड के बारे में अभी पढ़ेंगे, टाइम पीरियड बेसिकली इज, है ना, 2 पाई/ओमेगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? t इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। समझ में आया ना बच्चों, है ना। तो व्हाट इज 2 पाई/ओमेगा? 2 पाई/ओमेगा जो है ना, ये है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/√k/m, है ना। सो दैट इंप्लाइज टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 2 पाई√m/k। तो फिर अपना टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 2 पाई√m/k। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सबको पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके। तो ये जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना। अच्छा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा कैसे होगा पता है? ये तुमको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा कैसे होगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ना या फिर टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। Yes, sir. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये 2 पाई/ओमेगा कैसे होगा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, टॉर्क नहीं लगेगा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ओमेगा और टी। अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। अच्छा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसको थोड़ा सीधे से समझने के लिए ना, ये क्या है? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन मतलब, मान लो अगर, है ना, इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ना, मतलब बेसिकली समझने के लिए इसको हम सर्कुलर मोशन में भी समझ सकते हैं, है ना। ठीक है ना। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है ना, व्हाट इज बेसिकली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा अगर टाइम पीरियड टी है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v है ना, पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v है, देन व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? पहले तो मैं टाइम पीरियड निकालूंगा, यहाँ पे ये रेडियस r है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है ना, v जो है वो कांस्टेंट है पार्टिकल का यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ना। तो अरे मौसम भाई आ गए, मौसम भाई आए थे फिर निकल गए क्या? नहीं सर, हैं। और यू भाई, कैसे हैं आप? फाइन सर। क्लास क्लास नहीं करते, क्या हुआ? सर इधर लाइट कट जा रहा है तो लाइट आया तो चार्ज लगा के अभी पढ़ रहे हैं। अरे यार, मतलब पावर कट का प्रॉब्लम है तुम्हारे एरिया में बहुत, है ना। नहीं, बारिश हो रहा है 2 दिन से। शाम में ही, रात में बारिश होता है रात भर और सुबह लाइट कट जाता है। अच्छा, तो फिर ना मान लो यहाँ पे ना स्पीड जो कांस्टेंट है, रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस आर में ना, यहाँ पे इसका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? टी इज इक्वल टू एक सर्कुम्फरेंस, सर्कुम्फरेंस सर्कुलर मोशन का क्या है? 2 पाई r, है ना। व्हाट इज द सर्कुम्फरेंस ऑफ द सर्कुलर मोशन? 2 पाई r है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टोटल मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन बाय स्पीड v, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। हाँ 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड मतलब दैट इज इक्वल टू v/2 पाई r, है ना। समझ में आया? ठीक है। तो ये टाइम पीरियड किसके हिसाब से है? स्पीड के हिसाब से, है ना। मतलब टाइम पीरियड किसके हिसाब से है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, है ना। तो यही टाइम पीरियड को, है ना, यही टाइम पीरियड को
एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से भी तो ले सकते हैं ना, है ना। मतलब मैं बोलूंगा व्हाट इज द टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू एंगुलर वेलोसिटी, पूरे पूरे टाइम पीरियड टी में कितना एंगल कवर कर रहा है। डिस्टेंस के लिए 2 पाई आर लेते हैं, तो वेलोसिटी डिवाइड कर देते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, 2 पाई। एंगुलर डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, 2 पाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया। तो फिर ये टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, सेम क्वांटिटी है ना। तो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड है 2 पाई आर बाई वी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है ना। ये हो गया टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, आई मीन, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी दैट इज, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। समझ में आया, है ना। तो नंबर ऑफ टोटल रिवोल्यूशंस और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब लीनियर रिवोल्यूशन मतलब। तो ओमेगा क्या होगा,